हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग राज्यों की उच्च न्यायालय की बात करेंगे। हमने पहले सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को देखा। बहुत सारी कार्यविधियाँ, संरचना उच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय से मिलती जुलती हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय की कार्यविधियाँ तथा शक्तियाँ कुछ मामले में सीमित होती हैं। वो क्या है, जिसे हम देखेंगे। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। दो या दो से अधिक राज्यों या संघ क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 215 में कहा गया, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर गठित होगा, जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत अब हम देखते हैं कि न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष की उम्र को पूरी नहीं कर लेता। कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है, या किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया से भी राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके निर्णय लिया जाता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। यह अनुच्छेद 217 में बताया गया है। चौथा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल तथा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 219 के अंतर्गत कहा गया। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश रह लेता है, वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत के अन्य किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 220 के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट है, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि भारत संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 221 के अंतर्गत है कि न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात उनके वेतन भत्तों तथा अन्य परिलब्धियों में कमी नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 223 कहता है कि मुख्य न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, लेकिन यह 62 वर्ष से अधिक की आयु में कार्य नहीं कर सकता, से अधिक कार्य नहीं कर सकता। 10वां पॉइंट, अनुच्छेद 224 के अनुसार किसी न्यायाधीश के कार्य करने की असमर्थता में किसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 224 का के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति किसी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से कार्य करने के लिए कह सकता है, उसे राष्ट्रपति द्वारा आदेशित वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संबंध में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अनुच्छेद 226 में रिट निकालने की शक्ति, रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बात कही गई है। उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों से संबंधित बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, रिट निकालने का अधिकार है। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हमने इन सब रिट की याचिका दायर किस तरह से की जा सकती है, रिट किस तरह से निकाली जा सकती है, ये सब देखा था। इसी के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालयों के पास भी ये अधिकार होते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा अन्य न्यायालयों का अधीक्षण। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित सभी न्यायालयों या अधिकरणों का अधीक्षण करता है। उच्च न्यायालय सभी न्यायालयों से विवरण मांग सकता है। ऐसे सभी न्यायालयों की पद्धति तथा कार्रवाई के विनियमन के लिए साधारण नियम बना सकता है, संशोधन कर सकता है। ऐसे न्यायालयों के पदाधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली प्रविष्टियों आदि के लिए प्रारूप निर्धारित कर सकता है। तीसरा, ऐसे न्यायालयों की फीस सारणियाँ भी स्थिर कर सकता है, जो न्यायालयों के शेरिफ, क्लर्क, अटॉर्नी, वकील आदि को मान्य होंगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के बनाए गए नियम तथा प्रारूपों के लिए राज्यपाल की पूर्ण अनुमति सबके लिए आवश्यक होती है। सशस्त्र बलों से संबंधित नियमों के लिए गठित किसी न्यायालय या अधिकरण के संबंध में उच्च न्यायालय का यह अधिकार नहीं होगा। यह अनुच्छेद 227 के अंतर्गत कहा गया है।
उच्च न्यायालय को कुछ मामलों का हस्तांतरण। यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न सम्मिलित है तथा जिसकी स्पष्टीकरण मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है, इस मामले को वह अपने पास मंगा सकता है और इस मामले को या तो वह स्वयं निपटाएगा या अनुच्छेद 228 के अंतर्गत विधि के इस प्रश्न का अवधारण करके इस मामले की इस निर्णय की प्रति के साथ उच्च न्यायालय को लौटा देगा, जहां उसका निपटारा हो सकेगा। अब हम उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा उनके व्ययों को देखेंगे। उच्च न्यायालय के सभी अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अथवा अन्य न्यायाधीश जिसे वह नियत करेगा कर सकेगा। सेवकों तथा अधिकारियों की सेवा शर्तें उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन होंगी, लेकिन उनके वेतन भत्तों, छुट्टी, पेंशन से संबंधित नियमों को उस राज्य के राज्यपाल का अनुमोदन लेना होता है। अनुच्छेद 229 के अनुसार उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय तथा सेवकों के वेतन भत्ते आदि राज्य की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों की स्थिति को देख लेते हैं कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति तथा पद की स्थापना तथा प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के संबंध में अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। ऐसा व्यक्ति जो कि राज्य या संघ की नियमित सेवा में नहीं है, लेकिन यदि वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या रीडर रहा है, तो उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय सिफारिश कर सकता है। जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, अनुच्छेद 233 के अनुसार था। और न्यायिक सेवा में भर्ती, जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की राज्य न्यायिक सेवा में भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों तथा उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। इसको अनुच्छेद 234 में दिखाया गया है। अब इसके अलावा हम नियंत्रण को देखते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या नियंत्रण होता है। जिला न्यायालयों तथा उसके अधीन न्यायालयों का नियंत्रण, जिसमें न्यायाधीशों की पदस्थापना, प्रोन्नति आदि भी सम्मिलित हैं, उच्च न्यायालय का होता है, लेकिन वह उन व्यक्तियों से अपील के अधिकार को नहीं छीनती है, अनुच्छेद 235 के अनुसार। इसके अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का के अंतर्गत जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेवक सेशन न्यायाधीश होते हैं। दूसरा खा, न्यायिक सेवा पद से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो अन्यथा ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है जिनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद से अवर अन्य सिविल न्यायिक पदों का भरा जाना आश्रित है। यह अनुच्छेद 236